प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पीडीएम क़यादत का यह दावा है कि जो इस्तीफों का मामला है इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये पॉलिसी, इस पॉलिसी पर तमाम जमातें पीडीएम में शामिल हैं जो वो एक पेज पर हैं। लेकिन ये पॉलिसी है क्या? ये इस्तीफों की पॉलिसी क्या है? क्या इस्तीफे मांग लिए हैं, ये इस्तीफे नहीं मांगे? क्या बिलावल साहब ने इस्तीफे मांग लिए हैं? क्या मुस्लिम लीग नून ने भी, मरियम साहबा की एक स्टेटमेंट ये भी आ रही थी कि हमने फॉर्मली अभी इस्तीफे नहीं मांगे हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने इस्तीफे जमा करा दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमसे मांगे जाएंगे तो हम जमा करा देंगे। इस्तीफों की पॉलिसी पीडीएम की है क्या? और दूसरा सवाल यह है कि ये इस्तीफे जब पार्टी क़यादत के पास आ जाएंगे तो क्या ये इस्तीफे जो हैं ये फिर जमा भी करवाए जाएंगे? क्या ये स्पीकर तक पहुंचेंगे? और फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहुंचेंगे तो क्या हुकूमत उसको कबूल कर लेगी, स्पीकर साहब उसको कबूल कर लेंगे? और अगर हो जाते हैं तो सियासी मंजरनामा क्या होगा? बिलावल साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि एहतजाज के हम दूसरे मरहले में दाखिल होने वाले हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर आपने इस्तीफे मांग लिए हैं और आप वो इस्तीफे जमा करा के ये यकीन रखते हैं कि निज़ाम खत्म हो जाएगा, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, तो फिर दूसरा मरहला कैसा? फिर दूसरे मरहले में आप दाखिल क्यों हो रहे हैं? ये हम अपोजिशन के रहनुमाओं से पूछेंगे। और फिर ये भी कि अगर दूसरे मरहले में आप जा रहे हैं तो दूसरा मरहला क्या है? क्या ऐसे ही जलसों का सिलसिला चलता रहेगा, ये दूसरा मरहला है, या कुछ और आप करने वाले हैं? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे वो है वजीरों के कलमदान की तब्दीली। ये तब्दीली क्यों हुई है? अगर वजारत रेलवे इतनी अच्छी चल रही थी तो शेख रशीद साहब को क्यों हटाया गया? और अगर वो अच्छी नहीं चल रही थी तो उनको हटा के इतनी अहम जिम्मेदारी क्यों दी गई? इसी तरह से बाकी वज़रा के बारे में भी है। तो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मेरे साथ कमल शोज़ब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA। कमल साहबा बहुत शुक्रिया। बिलाल यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। शैला रजा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बिलाल यासीन साहब, सबसे पहले मुझे बताइए क्या पॉलिसी है? इस्तीफे मांगे हैं अपने लोगों से आप लोगों ने या नहीं मांगे हैं अभी? देखें, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे पीपर पे लिया। इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान में हैं और जो 13 दिसंबर को जो एक शानदार जलसा होने जा रहा है पीडीएम का, उसके यहाँ पे अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। हम तो शायद यही समझ रहे थे भाई कि ये जो इमरान खान साहब हैं इनका मुकाबला पीडीएम के साथ और अपोजिशन के साथ है, मगर हमें यहाँ पे आके जब जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो कुछ मुख्तलिफ निकली और पता चला कि इमरान खान साहब तो कुर्सी वालों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो माइक साउंड सिस्टम वालों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो ट्रांसपोर्ट वालों के साथ लड़ रहे हैं, वो तो जो खाना मेजबानी एक रवायत है, ट्रेडिशन है लाहौर की कि जो लाहौरिये हैं वो अपने मेहमानों को तवाज़ो किया करते हैं, वो तो जहाँ पे खाना खाया मरियम नवाज साहब ने उन पे FIR दे रहे हैं। यहाँ पे तो हालात ये हैं। मगर मैं आपके थ्रू जरूर ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा शानदार ये तारीखी मुकाम है मीनार पाकिस्तान। हम इस वक्त भी हम मीनार पाकिस्तान के साए तले बैठे हैं। हमारे साथ बहुत से सैकड़ों की तादाद में जो कारकुनान हैं मुख्तलिफ पार्टी से, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के, ANP के, JUIF के, जमीयत अजीज के, हमारे PMLN के बहुत से मेंबरान असम्बली यहाँ पे मौजूद हैं। क्या ये 30 अक्टूबर से बड़ा जलसा होगा बिलाल यासीन साहब? सर ये 30 अक्टूबर 2011 करेगा, नई तारीख रकम करेगा। मैं आपके थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि जो खान साहब की जो सियासी परवान था इसी ग्राउंड से हुआ था और हम उसे सियासी तौर पे यहाँ पे। अच्छा बिलाल साहब, अगर आपने वो जो मेरा सवाल था बुनियादी उसका जवाब ना दिया इस्तीफों वाला, तो फिर कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी। लोग वाकई समझेंगे कि कंफ्यूजन है, पता नहीं है इस्तीफे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो जो मेरा आपको सवाल था उसका जवाब दे दीजिए। क्या इस्तीफे मांग लिए गए हैं, जमा हो रहे हैं? मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, ऐसा है कि हमें ऑफिशियली अभी किसी ने नहीं कहा कि जी आप रिजाइन करें, मगर हम अपने रिजाइन अपनी जेबों में लिए फिर रहे हैं। जिस बंदे ने भी, तो जब आपसे कहा ही नहीं है तो आप क्यों लिए फिर रहे हैं? हम अपने यहाँ पे अरेंजमेंट्स में यहाँ पे बिजी हैं, हमें थोड़ा सा भी इशारा होएगा, हमें कोई मसला नहीं है। जिस बंदे ने भी सियासी तौर पर जिंदा रहना है। चलिए, अभी तक आपको सिर्फ मीडिया से पता चल रहा है कि कोई बातें चल रही हैं। अच्छा, मुझे कमल साहब ये बताइए, ये मुल्तान के जलसे के बाद हुकूमत ने अपनी वाज़ेह पॉलिसी दी कि जलसा रोका नहीं जाएगा। अब जलसा तो नहीं रोक रहे हैं आप, होने तो दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये बदनामी जरूर मोल ले रही है हुकूमत के छोटे छोटे लोगों के खिलाफ, ये साउंड सिस्टम वाले के खिलाफ, वो जहां बैठ के खाना खाया उसका होटल सील कर दिया। इससे इंतकाम की बू आ रही है। ऑप्टिक्स के एतबार से देखा जाए तो ये ऐसा लगता है कि वाकई आप जलसा आपको बहुत नागवार लग रहा है और आप उसमें रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जलसा जब होना ही है, आपने होने देना ही है, तो ये बदनामी क्यों मोल ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद। देखिए, मैं दहानी करा देती हूँ। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट आपको दोबारा दोहरा के दे देती हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज से 4-5 दिन पहले एक निजी TV के चैनल को
इंटरव्यू में बताया था और बड़ा क्लियरली बताया था कि इस वक्त जो है ये जो किताब है ना मेरे हाथ में, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, और इसका क्रेडिट लेते हैं ये बहुत सारे, अभी शाला रजा साहिबा की जमात बहुत ज्यादा इसका क्रेडिट लेती है। इसके मुताबिक भी अगर आप चलते हैं, आपकी मशीनरी और पूरा मुल्क इसके मुताबिक चलता है, लोगों की फरमाइशों के मुताबिक नहीं चलता है। कोरोना का एक लॉ है जो इन प्लेस है और वो किसी को सबके लिए वो बराबर है। अगर आप उसकी वायलेशन करेंगे, और मैं वजीर आजम की बात रिपीट कर दूं, कहा हम इस वक्त कोरोना का टाइम है, पेंडेमिक फैला हुआ है, लोगों की जानें ज्यादा कीमती हैं, इसलिए हम इन्हें बाज़ाब्ता तो इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन अगर इन्होंने करना है जरूर कर लें। लेकिन उन्होंने साथ ये बात उस वक्त बताई थी कि जो जलसे में स्पॉन्सरशिप देने की कोशिश करेगा, इंतजामात देने की कोशिश करेगा, तो उनके खिलाफ जो लॉ कहता है वो मशीनरी हरकत में आएगी और वो अपना काम करेगी। तो आप मुझे सिर्फ बता दीजिए, क्या इस जलसे के कोई मकासद हैं? आज तक आपको कोई कंक्रीट बात समझ आई हो, कोई अच्छी तकरीर पता चली हो? घिसे पिटे जुमले हैं वो, मैं और मेरा खानदान के ड्रामे ही नहीं खत्म होते। वो जो नई अभी आई हैं सियासत में मोहतरमा, कभी वो कोई बात करती हैं। 8 दिसंबर को तो आर और पार होने जा रहा था, फिर ना आर हुआ ना पार हुआ, दरमियान में ही कहीं अटक गया है। वो जिस वक्त गई पीडीएम के बाकी कंसल्टेशन करने, तो पीपल्स पार्टी वाले दौड़ गए, उन्होंने तो सीधा कह दिया कि और ये यूसुफ रजा गिलानी साहब का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि इस्तीफों की तो आप बात भी ना करें टीवी प्रोग्राम्स में जाके। और वो कह रही थी उससे पहले कि अगर जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, अपने ही मेंबरान को कह रही थी, हम उनके घरों का घेराव जलाव करेंगे, आप अब मेरे वर्करों तैयार हो जाओ। तो जब एक गैर सियासी रवैये वाले मरूसियत के अलमबरदार घरों से उठ के अपने केस, करप्शन, चोरियां बचाने के लिए बाहर आ जाएं, तो वो बेसिकली जलसा आवाम की के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कातिलाना जलसे में बड़ा रिकॉर्ड से बात कर रही है, क्योंकि जहां जहां ये जलसा हुआ है वहां पर इस वक्त जो है वो रेशो या स्टैटिस्टिक्स जो है कोरोना के वो बढ़ गए हैं, इसलिए कि ये बता दें कि क्या अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो इस्तीफों के नतीजे में जो पड़ने वाला दबाव है हुकूमत के ऊपर, वो झेलने के लिए हुकूमत तैयार है इस्तीफे अगर आ जाते हैं? ये सिंपल नहीं है। इस्तीफे पहले तो आने ही नहीं है, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह। इस्तीफे तो आ रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, और बढ़ के पोस्ट किए जा रहे थे। जब से बिलावल ने कहा है कि कोई जरूरत नहीं इस्तीफे देने की, तो आज तो वो मैडम जो हैं, जो झूठों का अगर रिकॉर्ड हो ना, कोई आलमी मुकाबला हो, तो इनके पास पूरे खानदान, शरीफ खानदान उसमें नंबर 1 पे आएगा, बाकी भी 11 जमातों में से ही पोजीशन होल्डर होंगे। वो आज तो मुकर ही गई है, आपको लग रहा है कि इस्तीफे आएंगे ही नहीं, बात ही नहीं की, तो वो जलाओ गिराओ किसका हो रहा था जी? 8 दिसंबर को क्या था? अगर आ भी जाते हैं बिलफर्ज, तो मैं इसका ये जो किताब है ना आइन की, इसके मुताबिक बता देती हूँ। कोरम पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं असेंबली में बैठती हूँ, 84 बंदे, 84 आपको नंबर चाहिए होता है, ये सारे मिलके भी इस्तीफे दे दें तो कानून ये कहता है कि पहले तो वो एक प्रोसेस है। इस्तीफे आपने मौलाना फजलुर रहमान को देने, वो किसी जगह के स्पीकर लगे हुए, कौन सी असेंबली का स्पीकर है मौलाना फजलुर रहमान? मरियम ने देने इस्तीफा, ये कहां बैठती हैं, कहां की अपॉइंटमेंट है इनकी, किसी असेंबली की ये मेंबर है? पहले तो आप इनको अलग कर दीजिए जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं। इलेक्टेड लोग इनके साथ चलने को तैयार नहीं, इस्तीफे देंगे, उसका एक प्रोसेस होता है, वो वेट होते हैं, वो आपने नेशनल असेंबली और अपनी रिस्पेक्टिव सूबाई असेंबली के स्पीकर्स के हवाले करने होते हैं, जमा कराने होते हैं, उनको वेट किया जाता है, उसको कंफर्म किया जाता है, और उसके बाद फिर इस्तीफों के ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाती है। और ये प्रोसेस इंशाल्लाह ताला आज आप लिख के रख लें, 2023 में जाके कंप्लीट होगा इनसे। इससे पहले की डेट मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो हवाई किले ये बना रहे थे, सवालों का जवाब सारी परेशानी सेनेट के इलेक्शन की। असद एक चीज सिर्फ सुन ले, ये सारी परेशानी, ये घबराहट, तिलमिलाहट है सेनेट के इलेक्शन की, और पीपल्स पार्टी बेहतरीन तरीके से जानती है कि अगर वो बायकॉट भी करेंगे, सिंध की असेंबली भी डिसॉल्व कर लेंगे, तब भी इलेक्टोरल कॉलेज पे, क्योंकि वो एक कंटिन्यूटी होती है। सेनेट में हुकूमत का ये तो एतराज साहब ने भी सारा समझा दिया है कि वो डिसॉल्व नहीं होता, वो चलता रहता है, नहीं होता। जो असेंबली डिसॉल्व होगी वो दोबारा इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, तो सेनेट के इलेक्शन में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। अपने पांव पे ये कुल्हाड़ी मारने नहीं लगे। मैं आज आपको चैलेंज कर रही हूँ, 2023 तक भी अगर इन्होंने वाकई इस्तीफे किसी स्पीकर को जाके जमा करा के और असेंबलियों से बाहर निकल गए, मैं 2 रकात नफिल शुक्राने के पढ़ूंगी, आपके सामने बिठा के पढ़ूंगी। अच्छा चले, मैं समझा आप कहने वाली अगर इन्होंने इस्तीफे दे दिए तो मैं आपको बता रही हूं कि मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। मैं समझा कि आपको इस तरह का बड़ा ऐलान करने लगी हैं। इरशाद साहब, ये क्या मामला है? ये ऐसा लगता है कि बड़ी प्री मैच्योर सी बात हुई,
दावा हुआ, इस्तीफे मांगे गए या उसकी बात हुई और फिर पीडीएम ने बैठ के फैसला किया नहीं ये प्री मेच्योर से बात हो गई है, हमें पीछे हटना पड़ जाएगा, ये भी ना करें, इसको रोक दें। तो ये क्या हुआ, आप इसको कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? देखिए ये असद साहब, ये डे 1 से इशू मौजूद है, पार्टियों के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, कोई माने या ना माने। पीपल्स पार्टी सियासत में सबसे बड़ी अमलियत पसंद पार्टी रही है, क्योंकि उसको एक तजर्बा हुआ ख़ास तौर पर 77 का और 85 का। 77 में उन्होंने देखा कि महाज़ारे अगर बढ़ जाए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तो उसका क्या नतीजा निकलता है, और 85 में उन्हें तजर्बा हुआ कि अगर एक इलेक्शन या एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है एक दफ़ा पार्टी मिस कर जाए, एक ट्रेन मिस कर दे, तो उसके क्या नताइज निकलते हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी अगर मोहतात है तो ये उसका जमहूरी रवैया है। इसको बजाय इसके कि गवर्नमेंट इसको किसी और अंदाज में ले, उसको चाहिए कि इसको अप्रिशिएट करे कि एक जमात ऐसी मौजूद है पीडीएम में जो इस प्रोसेस को और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसको डिरेल नहीं करना चाहती और इस जज्बे की कदर करनी चाहिए। एक तो सवाल का जवाब ये है। दूसरा ये है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान हैं या मरीम नवाज़ साहिबा हैं या नवाज शरीफ साहब हैं, उनके बारे में ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि उनका स्टेक क्या है। वो तीनों जो हैं असम्बली से बाहर हैं और समझते हैं कि अगर एक तजर्बाकार सियासतदान के तौर पर मियाँ साहब भी समझते हैं, फजलुर रहमान भी समझते हैं कि अगर इमरान ख़ान अपनी टर्म मुकम्मल करते हैं और कुछ डिलीवर करते हैं, वो जो भी कहते रहें नाअहल, नालायक, सिलेक्टेड, ये वो, लेकिन वो समझते हैं कि मुल्क अगर सही डगर पे चल पड़ता है, मईशत बेहतर हो जाती है, बुनियादी नोयत की कुछ चीज़ें हो जाती हैं, डैम जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाता है कि 2 डैम्स पर काम हो रहा है, तो फिर अगला इलेक्शन भी इमरान ख़ान का होगा और हमारे लिए स्पेस कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो है वो सेनेट का इलेक्शन है, जिसका कमल भी जिक्र कर रही हैं। जब भी इस मुल्क में सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो एक अजीब सी हिजानी कैफियत पैदा हुआ करती है, कोई भी इलेक्शन जब भी हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से नंबर 1 ये है कि इस्तीफ़ों के मामले पर इत्तेफाक राय नहीं है। ये इत्तेफाक राय तो शायद हो जाए कि जी इस्तीफ़े जो हैं अपनी अपनी क़यादत के पास जमा करा दें, और वो इसलिए नहीं होगा कि वो इस्तीफ़े आगे जमा कराए जाएंगे स्पीकर को, वो इसलिए होगा कि हुकूमत पर और उन इदारों पर जो हुकूमत के पीछे खड़े हैं, जो आइनी तौर पर उनको पीछे खड़े होना चाहिए, उनका आइनी फ़र्ज़ बनता है। यानी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि एक तरफ ये कहा जाता है, ये दावा किया जाता है कि माजी में जो इदारे थे वो हुकूमतों को नहीं चलने दे रहे थे, और इस दफ़ा जो इदारे हुकूमत को चलने दे रहे हैं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जो अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, उनको ताने दिए जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। तो ये अजीब व गरीब एक तज़ाद है जिसकी वजह से अवाम के अंदर साख मजरू हो रही है पीडीएम की। तो इसलिए ये सेनेट का इलेक्शन है और वो इस्तीफ़ों का मामला है। ये इस्तीफ़े क़यादत के पास भी जमा हो जाएंगे दबाव लाने के लिए, ना ये कि पेश करने के लिए, क्योंकि पेश करने की सूरत में दबाव आ रही है ना। लेकिन एक बात से मैं तो ये हुकूमत तो इतनी, लेकिन एक कौन सा कह रही है सर कि ये 2023 तक नहीं मुकम्मल होगा? नहीं, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, ये जो हुकूमत का अंदाज़ है, अंदाज़ बयां है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये इस्तीफ़े दे दें वाक़यातन, ये स्पीकर को जमा करा दें, तो इससे सियासी बहरान आएगा। कानूनी और पार्लिमानी सूरत हाल जो भी हो वो बिल्कुल उससे हुकूमत नहीं जाती, लेकिन सियासी बहरान पैदा होगा, इसका इदराक हुकूमत को भी होना चाहिए। ये अगर 160 या 150 इस्तीफे आते हैं तो ये नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो, सियासी बहरान हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं जी हमारे साथ। कमल शोजब साहब, एक चीज़ जो इरशाद आरिफ साहब ने कही अभी,
वो ये कही, उन्होंने कहा कि आप ये जो कह रहे हैं कि जी हम पर कोई दबाव नहीं है, अगर इस्तीफे आते हैं तो सियासी बहरान जरूर पैदा हो जाएगा, एक ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल जरूर होगी जिसको बहरहाल एक जिम्मेदार हुकूमत को अवॉइड करने ही की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए मुसालहत की तरफ जाएं, आप अपोजिशन के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, बजाय इसके आप कह रहे हैं कि देंगे नहीं इस्तीफे, इनमें हिम्मत ही नहीं है। अगर दे दिए तो एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। असद, मैं उनकी बात से इस तरह इत्तेफाक करती हूँ कि हाइपोथेटिकली अगर बोलें तो वो ठीक बात कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इससे फ़र्क है। सियासी बहरान ही तो क्रिएट वो करना चाह रहे हैं, और उसकी रीज़न क्या है कि वो जो 34 अमेंडमेंट्स वो चाहते हैं कि नैब में हम मान के इनके 8-10 केसेस ऊपर वालों के ख़त्म कर दें, शरीफ खानदान के, जरदारी खानदान के, और अब आपने मौलाना साहब की भी शान में देख ली है कसीदे कितने निकल के आ रहे हैं और इनके क्या एजेंडाज रहे हैं और क्या तरीक़ेकार रहा है। तो उस पर अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर दें, वज़ीर आज़म 10 दफ़ा कह चुके हैं कि इस वक्त तो हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, हमें ये 2 साल छोड़ के अगले 15 साल की हुकूमत भी हमारे साथ वो करने को तैयार हो जाएंगे। रीज़न, मगर देखें, ये हमारे लिए एक बेईमानी है, ये हमारी अपने ओहद से एक तो डेविएट करना है, दूसरा हमारा जो सियासत में या इसमें जमहूरियत में आने का मकसद क्या था, हमने इन्हीं के खिलाफ, यही इन्हीं चीज़ों के खिलाफ हमारी स्ट्रगल है सारी, हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सलामती के लिए, तरक्की के लिए, मफादात के लिए टेबल पे आ जाए। हम तो इनको बड़े अरसे से बुला रहे हैं, फैटफ के बिल के टाइम पे इनकी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स है कि 80% अमेंडमेंट्स हमारी प्रपोज्ड हैं जो मानी हुकूमत ने। हमारा डेडलॉक कहां पे हुआ? 34 अमेंडमेंट्स की एक्सेप्शन पे। दूसरी बात, जो बिलाल यासीन साहब वहां खड़े हुए मीनारे पाकिस्तान में, अल्लाह मियां इनको मुबारक करे माशाल्लाह, मैं 2-3 चीजें फैक्ट्स रखूंगी। पहली बात तो ये कि मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये वहां ट्यूब पहन के खड़े हुए यानी स्विमिंग करनी पड़ी है, क्योंकि मीनारे पाकिस्तान बहरहाल इस वक्त भी डैम नहीं है, बिल्कुल खुश्क है। नंबर 2, 14 सीटों में से 10 सीटें नून लीग ने लाहौर से जीती हुई हैं, जिसमें तकरीबन 10 लाख से ऊपर का वोट इनको पड़ा हुआ है। तो मेरा तो चैलेंज होगा कि आप इतनी सीटों के साथ, इतने MNAs के साथ, और नीचे पंजाब की असेंबली में भी इनके बहुत सारे जो मेंबरान बैठे हुए हैं वो लाहौर से इलेक्ट हुए हैं, तो फिर आपका जो नंबर गेम है ना, उसको आप हमारे साथ कंपैरिजन मत करना। 30 अक्टूबर का जलसा वजीर आजम इमरान खान ने जब किया था, ना वो वजीर आजम थे, ना वो वजीर थे, ना वो हुकूमत, ना किसी उस वक्त हम लोग हमारे पास कोई और रिसोर्सेज थे, उस वक्त आवाम आई थी। आपने वर्कर्स लाने हैं तो अपने इस स्टैटिस्टिक्स को ज़हन में रखिए। नंबर 2 बल्कि नंबर 3, और आपका अगला एजेंडा क्या है? आपकी जो एक नौजायदा लॉन्च हुई खातून है, वो अपने बाप के केसेस इश्तिहारियों से बढ़ के, एक जुमला सिर्फ सुन लें, उससे हट के आपके पास क्या विजन है? और चौथी बात है कि निगोशिएशंस के लिए जो इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि हम तो PTI या हुकूमत से या वजीर आजम से तो करना ही नहीं चाहते निगोशिएशन। तो ये किसको दावतें दे रहे हैं निगोशिएशन की? ताकि ये वोट को इज्जत दो का जो ड्रामा है ना, जो असली लिफाफा उसको चढ़ाया हुआ चोरों को NRO दो, वो सारी दुनिया को नजर आई। मेरे सवाल शैला साहबा को शामिल ने गुफ्तगू करने दें, मैं फिर बिलाल साहब के पास आता हूं। पहले शैला साहबा, 2 सवाल मैं इकट्ठे आपके सामने रख देता हूं। एक तो वो आप बात करनी थी इस्तीफों के हवाले से, आपने कहा कि आपने लिख कर रख लिया है, अभी जमा नहीं कराया। पॉलिसी क्लियरली क्या है पीपल्स पार्टी की? जमा कराने हैं, नहीं कराने हैं, या अभी सिर्फ इतना ऑर्डर है कि लिख कर अपने पर्स में या पॉकेट में रखें, जब हम कहेंगे आप जमा करा दीजिएगा? ऑर्डर क्या है इस पर? पार्टी की हिदायत क्या है? एक तो इस पर बताइएगा। दूसरा ये नया टॉपिक नहीं, नया मरहला क्या है? जी, पार्टी क्लियरली कह चुकी है, बहुत दफा चेयरमैन बिलावल ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के तमाम फैसलों की पाबंद है। और मैंने पहले ही कहा कि 8 तारीख से पहले ये कोशिश की जा रही थी कि ये टॉपिक बनाया जाए कि पीपल्स पार्टी इससे तो नहीं देगी, लेकिन वो सबने देख लिया कि कुरैत के बेचारे एंकर्स जो थे वो पूछते रहे, कुछ चैनल्स के तो मखसूस भी, कि भाई क्या हुआ, अंदर की क्या खबर है। लेकिन उन्होंने कहा जी बड़ा स्मूथली जो है वो इजलास हुआ PDM की जमातों का, और उन्होंने सबने इत्तफाक किया, और ये जो है लोगों की खाम ख्याली साबित हुई कि पीपल्स पार्टी PDM अलग जाएगी। अब रही बात आपकी दूसरी, तो मैं ये समझती हूँ नहीं, मगर इसमें ये तशने की रह गई ना शैला साहबा, ये आप ये कह रहे हैं PDM के साथ जाएगी, लेकिन PDM का इस पर फैसला क्या है? पॉलिसी क्या है? जो आप बिलावल साहब ने आज भी कहा कि सब मुत्तफिक है, एक पेज पर है, एक पॉलिसी पर है, पॉलिसी क्या है इस्तीफों के मामले पर? मैं समझती हूँ कि 26 पॉइंट एजेंडा सबके सामने है, और उसके हिसाब से पहला मरहला जो था
वो राय आमा हमवार करना था, जो कि जलसों की वजह से इतना जबरदस्त हुआ कि जहां जहां कंटेनर्स लगे, जहां जहां जलसों के रास्ते रोके गए, स्टेडियम समेत जगहों पे पानी डाला गया, लोगों को आने नहीं दिया गया, वहां अवाम ने निकल के इस जलसा किया, ना कुर्सी देखी ना अंधेरा देखा। और मैं समझती हूँ कि राय आमा हमवार हो चुकी है। अब हमारी इस बदल का दूसरा स्टेप होगा, जिसका ऐलान इतवार को किया जाएगा और सब देखेंगे। जहां तक बात है, इस वक्त हम जो है वो जद्दोजहद की सियासत कर रहे हैं और उसमें जो है शाला बीबी आइन की बात कर रही है। मैं समझती हूँ कि मुझे इधर बोलने दिया जाए। अब सबने काफी मेरे नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था, अगर इजाजत के लिए सवाल कर रहे थे। मैं आपसे इरशाद आरिफ साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। शायद मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत से भी इस्तीफ़ा देगी, सिंध असम्बली और सिंध हुकूमत को भी खैर बात कहेगी, या ये सिर्फ कौमी असम्बली के होंगे और पंजाब असम्बली के इस्तीफे होंगे? ना कौमी असम्बली से ना सूबाई असम्बली से अभी तो उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि 14 तारीख लास्ट तारीख है, उसमें हम सबसे इस्तीफा जमा कराने हैं, हमको बुलावा उसमें जहाँ से स्पीकर साहब के हवाले किए जाएंगे। तो जो भी लाए अमल होगा उसकी पीडीएम का, उसकी पीपल्स पार्टी पाबंद है और किसी भी हुकूमत के लिए जो है एक मोरल। लेकिन एक चीज, लेकिन शैला साहबा बताइएगा, वो खत्म हो एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे शैला साहबा, वो ये है कि आपने कहा, बिलावल साहब ने आज ये कहा है कि दूसरा फेज, बल्कि मैं सुनवा भी देता हूँ बिलावल साहब ने दूसरे फेज के हवाले से क्या बात किया, सुन लीजिए, फिर मैं कोई आपके सामने रखता हूँ। पीडीएम का जो पहला फेज है वो बड़ा कामयाबी से और बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला 13 के बाद हम अपना दूसरा फेज में दाखिल हो जाएंगे और तब तक आप सबको नजर आएगा कि ये हुकूमत खुद भागने वाली। अब मुझे ये बताइए कि अगर तो आपने इस्तीफे देने और क़यादत इसलिए ले रही है कि इस्तीफे देके इस हुकूमत को खत्म कर दें, तो फिर दूसरे मरहले में जाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। अगर दूसरा मरहला दाखिल हो रहे हैं आप, ये दूसरा मरहला शुरू करने वाले हैं, इसका मतलब इस्तीफे तो नहीं कम से कम देने के लिए जा रहे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तभी तो आप दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। देखिए, हमारा इस्तीफे एक ऑप्शन है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा था, ये कहीं नहीं कहा गया कि के फौरन बाद इस्तीफा देंगे। इस्तीफा भी एक ऑप्शन है जिसको यूज किया जा सकता है जहां तक हुकूमत की बात है। अब और क्या होगा कि जिस ऐलान जलसों में कहा, टॉक शोज में कहा, परवेज़ को ताने दिए, आज वो चपरासी जिसे नहीं रखा जा सकता था, जिसको अमीर का लक़ब दिया, जिसको घटिया कहा, आज वो वजीर दाखिला हो गया। तो हुकूमत है कहाँ? मुझे बताएं, हुकूमत है कहाँ? अगर एक हुकूमत जो है वो इतनी मजबूर हो जाए कि दुकानदारों पे जो है FIR काटे, धमकियां देने वालों को धमकियां दे, वेंडर्स को धमकियां दे, तो वो कहाँ है बेचारी? वो तो चीख रही है बस 50 तर्जुमान है और खुद है, इसके अलावा कुछ दानिशोर हैं जो के बैठे हुए जो अपने ताई तजजिए कर रहे हैं। मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ कि आइन पर कौन कह रहे हैं कि हम आइन को नहीं मानते? हम तो आइन को मानते हैं, 18वीं तरमीम को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि एक दुनिया में कहीं हुआ है कि ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज एक एजेंडा बनाए, क्योंकि जो हुकूमत है वो नालायक है, उसमें फैसला करने की सलाहियत नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर रही, उसमें कोई रिलीफ नहीं दिया। सही, ये बातें ठीक है, चले आपसे, मगर जो उसके सामने इस्तीफा दे दे एक ही दिन में, सारी दुनिया में अगर किसी मुल्क में हो तो वो इमरान खान जो ये कहते थे कि 200 लोग, तो मैं तो ये बता देना चाहती हूँ कि जहां हमारी सीटें नहीं है वहां से लोगों ने निकल के मुल्तान में हमारे जलसे को क्यों कामयाब किया कि उन्हें अब सिर्फ ऑपोजिशन नजर आती है जिससे वो इत्तेफाक करते हैं, हुकूमत का सिर्फ भूख चाट। ठीक है, राइट जी। चले बिलाल यासीन साहब, मुझे दो सवाल आपसे करने हैं। एक तो ये कि आप यहाँ ग्राउंड में अब पानी है, जलसा हो रहा है, नहीं हो रहा, बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है, सड़क पे हो रहा है, कहाँ इंतजाम हो रहे हैं, साउंड सिस्टम के क्या हुकूमत अरेंज होने दे रही है या सबको अंदर डाल देगी या FIRs कट रही हैं? क्या आप कह रहे हैं जलसा भी हर हाल में होगा, हुकूमत होने भी नहीं दे रही? क्या हो क्या रहा, आप ग्राउंड पे खड़े हैं?
देखिए, मैं तो ये यकवस्ता जो सर्दी में यहाँ पे ग्राउंड में मौजूद हूँ, मेरे साथ सैकड़ों कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और हमने कह दिया है कि 10 बजे हमारे पूरे लाहौर के जो कारकुनान हैं यहाँ पे पहुँचेंगे जलसा गाह में। जलसा होगा और जलसा ऐसा शानदार होगा कि जो इस तारीखी जगह पे एक नई तारीख रकम करेगा। दूसरी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने कहा जलसा तो 13 तारीख को है, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने 2 दिन राउंड किया है लाहौर का, हर गली मोहल्ले हर चौराहे में जलसा हुआ है और शानदार किस्म पे जलसा हुआ है। आप मीडिया के लोगों ने भी बड़ी कवरेज दी है। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिस इसकी सारी सराउंडिंग में, जिसको ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं, ये भी नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने इसको इस्टेब्लिश किया और इसको अपलिफ्ट किया। टोटली आज सुबह से मैं यहाँ पे हूँ, जितने यहाँ पे पोल्स लगे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, वहाँ पे उन्होंने सीसी फुटेज कैमरे लगा दिए हैं। ये सिर्फ देखने के लिए कि यहाँ पे क्या कौन आ रहा है, क्या किस किस्म की मूवमेंट है, कौन सी पार्टीज क्या कंट्रीब्यूट करने जा रही है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी तो करने हैं ना सर। वो आपने एक लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत वहाँ पे सारे वहाँ से मॉनिटरिंग होगी आपकी सिक्योरिटी को भी तो मैनेज करना होगा ना, इसलिए हो सकता है लगा दिए गए हों। हम देखें, हम बड़े खुश हैं। मैं यहाँ से 4वीं 5वीं मरतबा मेंबर हूँ, कई डेकेड से यहाँ पे मैं वोट लेके असेंबली में पहुँचता हूँ, कैबिनेट के हिस्सा रहा हूँ। मुझे इससे पहले कभी ये नहीं हुआ। सिक्योरिटी जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो लाहौर का, पूरे लाहौर में गली मोहल्लों में उसके कैमरेज तो जरूर हमें शर्फ हासिल है कि हमारी लीडरशिप ने लगाए, मगर ये ऐसी निकम्मी और नाहल हुकूमत है कि पीडीएम के जलसे को ऑब्जर्व करने के लिए फर्स्ट टाइम इन्होंने जो ग्रेटर इकबाल पार्क है उसके अंदर आज सुबह सिक्योरिटी सारी की सारी। देखिए, अगर कोविड आना है तो वो सिर्फ 13 तारीख के लिए आना है, जलसे के लिए आना है। इसके बिल्कुल पड़ोस में लाहौर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे पाकिस्तान को बताएं कि यहाँ पे सुबह शाम रात किसी पहर भी आप आए, आपको सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में वहाँ पे मेहनत करते हुए मिलेंगे। अपनी सब्जियां फ्रूट्स मार्केट में पूरे पंजाब से लाते हुए मिलेंगे। कोई एसओपी नहीं है, मगर कोविड के एसओपी सारे के सारे इस जलसा गाह में हमने इम्प्लीमेंट करवाने हैं। किसी लाहौर की किसी मार्केट, किसी बाजार, किसी चौराहे में जाएं, मुझे बताएं कि अगर किसी ने मास्क पहना हुआ है, कोई एसओपीज का ख्याल रख रहा है। ये बात ठीक है आपकी, कहीं पर ऑब्जर्व नहीं हो रही, कहीं पर अमल दरामद नहीं हो रहा, यहाँ पर अमल दरामद हो रहा है जलसों में पॉलिटिकली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इसका जवाब तो शैला साहब ये देंगी, कमल शोजब साहब देंगी, मगर एक चीज मुझे शाहिद आरिफ साहब ये पूछनी है आपसे कि ये इसका इम्पैक्ट जो है, मतलब ये पूरी एक्टिविटी के जिसमें सियासी जमातों ने जो पीडीएम में शामिल हैं अपने कारकुनों से कह दिया इस्तीफे लिख रखें या 14 तारीख तक जमा करा दें या पॉकेट में डाल रखें, इससे कितना प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है? क्योंकि अमली तौर पर अब कानूनी राय भी यह है कि यह मुमकिन नहीं है। अगर हुकूमत चाहे तो वो इस्तीफे लेकर, और वहां पर सेनेट के इलेक्शन फिर भी हो जाएंगे और दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं, निजाम चलता रहेगा। ये इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगी आपके ख्याल में, ऑपोजिशन करना चाहेगी? देखिए, अगर तो अपोजिशन ने ये फैसला कर लिया है और उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है और बाकी जमातें शामिल हैं कि जी इस सिस्टम को हमने नहीं चलने देना, तो फिर तो वो ये एक्सरसाइज बिल्कुल करेगी। लेकिन उसके नतीजे और में आपको डाउट है कि वो ये चाहते हैं? नहीं, मुझे ये है कि पीपल्स पार्टी के बारे में मेरा ख्याल है कि वो सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहते, और मुस्लिम लीग नून में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहते। जलसे करना अपोजिशन का आइनी हक है, लेकिन वो अवाम की सेहत पर, अवाम की ज़िंदगी से खेल कर नहीं होने चाहिए। ये एक उसूली बात है। ये फ़ैसला ना इमरान खान को करना चाहिए, ना मियां नवाज शरीफ को, ना मरीम नवाज साहबा को कि जी कोविड जलसों को मुतासर करता है या नहीं करता। ये तिब्बी माहिरीन अगर कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, एसओपीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, तो उस पर अमल दरामद हुकूमत का फ़र्ज़ है, कराना चाहिए, हर कीमत पे कराना चाहिए। रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है, इस्तीफ़ों की ऑप्शन, उसके नतीजे में 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि इस्तीफ़े देने के बाद, जिस तरह की अपोजिशन कह रही है कि खामोश तो हम फिर भी नहीं बैठेंगे, और यकीनन वो नहीं बैठेंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो इस्तीफ़े दे देते हैं, इस्तीफ़े के बाद हुकूमत तुल जाती है ज़िमनी इंतखाबात कराने में। इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और उसके नतीजे में तसादुम होता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, क्योंकि अगर अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी तो अपोजिशन खामोश नहीं बैठेगी तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा वोट लेने वाली तहरीक इंसाफ भी खामोश नहीं बैठेगी, जिसके पास हुकूमती वसाइल भी हैं, जिसके पास इख्तियारात भी हैं। तो क्या 1977 की तरह अपोजिशन
एक ऐसी महाजाराई में ले जाना चाहती है मुल्क को और इस सिस्टम को कि जिसका नतीजा ना अपोजिशन के लिए खुशगवार हो ना हुकूमत के लिए। इमरान खान को आप निकालना चाहते हैं, हुकूमत को फारिग करना चाहते हैं, या जमहूरियत जो बुरी भली जैसी भी है उसको फारिग करना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि अगर तो ये फ़ैसला कर लिया अपोजिशन ने कि जी हम इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़ों के बाद भी अगर हुकूमत बाज ना आई तो फिर उसके बाद क्या रहेगा? अब इस्तीफ़ों के बाद क्या रहेगा हुकूमत के पास, सिवाय इसके कि लड़ाई मार कुटाई हो, डंडा लेकर कारकुन निकलें, और जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन का अगर हुकूमत ऐलान कर दे तो उसमें फिर वो इलेक्शन ना होने दें। यही हो सकता है ना। अगर इलेक्शन हो जाते हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो जाते हैं, सीटें मज़ीद इमरान खान की बढ़ जाती हैं, तो अपोजिशन के हाथ में क्या आएगा? और ये भी फैक्ट है कि अगर इमरान खान असम्बली तोड़ते हैं ख़ुद मुद्दत पूरी किए बगैर, तो फिर जो निगरान हुकूमत आएगी उसके सरबराह इमरान खान होंगे, पंजाब में उसके सरबराह बुज़दार साहब होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान। क्या अपोजिशन ये चाहती है कि नए इलेक्शन हों और उसकी सरबराही जो है इमरान खान कराएं? उसमें इनके हाथ क्या आएगा? ये वो सवालात हैं जिसकी वजह से मुझे ख़दशा महसूस होता है कि अपोजिशन की जो इलेक्टेड जो लीडरशिप है, जो ऐवानों में मौजूद है, वो कुछ और चाहती है। जो ऐवानों से बाहर है, जिसको अपोजिशन कहती है दीवार से लगा दिया गया है, उसकी स्पेस नहीं रही, और हुकूमत ये समझती है कि जी इनका बाहर रहना ही बेहतर है, उसके इरादे कुछ और हैं। अगर तो फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहिबा का और फजल रहमान साहब का है, वो डोमिनेट करता है और उसी रास्ते पर ऑल आउट वार पर जाते हैं, तो उसके नतीजे में सिस्टम डिरेल हो सकता है। और फिर या आप नोट कर लें कि फिर आप 15-20 साल के लिए इस मुल्क में बुरी भली जमहूरियत को भूल जाएं। फिर ये नहीं होगा कि नए इंतखाबात होंगे और आप आएंगे और हाल फुटाएंगे, और ये नहीं होगा। लेकिन अगर सिस्टम को बरकरार रखना है, कम से कम पीपल्स पार्टी को तो जरूर इदराक है बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये सारी अपोजिशन का, हुकूमत को भी चाहिए। देखें, हंगामा आराई, फसाद, झगड़ा, तसादुम, महाजाराई जो होती है वो अपोजिशन के मफाद में होती है, हुकूमत के मफाद में नहीं होती। हुकूमत के मफाद में होती है कि हालात पुरअमन रहें, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहे। अपोजिशन को इंगेज करना चाहिए। नैब के मुकदमात को एक तरफ रख के ये तय करना चाहिए कि जी हम रूल्स ऑफ गेम जो हैं नए सिरे से तय करते हैं, लेकिन उसमें उसको चलाते हैं, बिल्कुल इंगेज करना जरूरी है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, राइट सर। एक छोटा सा मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कैबिनेट में जो शफलिंग हुई है, शेख रशीद साहब का कलमदान तब्दील हुआ, आजम सवादी साहब रेलवे में आ गए, ये शफलिंग क्यों हुई है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। कैबिनेट में शफलिंग के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तबसरा किया है। उन्होंने क्या कहा है, पहले आप ये सुन लीजिए, फिर मैं कमल शौजत साहबा के सामने सवाल रखता हूँ। तो बदल क्या होता है, एक बच्चा एक क्लास में फेल हो जाए, उसको आप प्रमोट करते हैं, तो जिसे रेलवे नहीं चली उसको वजारत दाखिला दे दी, जिसे वजारत दाखिला नहीं चली उसको नारकोटिक्स दे दिया, और जो बच्चा सारे इम्तिहानों में फेल था उसको रेलवे दे दी। ये रिकॉर्ड की बात है कि जो बच्चा हर जगह फेल हुआ, अदालत ने उसको निकाला, आपने उसको वजारत रेल दे दी है, और वजीर खजाना उन्हीं को बना दिया जिन्होंने 2 साल में हमारी। अच्छा कमल शौजत साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो शफलिंग है, क्या रेलवे में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही शेख रशीद साहब की कि उन्हें दाखिला की मिनिस्ट्री दे दी गई है? अगर उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए था। अगर अच्छी नहीं रही तो फिर एक और अहम मिनिस्ट्री क्यों दी गई है? शायद खाकान अब्बासी साहब सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही आजम सवादी साहब जो कहीं पर परफॉर्म नहीं कर सके, उनको आपने रेलवे की मिनिस्ट्री बहुत अहम इदारा दे दिया है। शफलिंग क्यों हुई है? अब ये ना कहिएगा बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया सिर्फ कप्तान ने। जी देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तो पूरी जमात समेत उनके एक रिजेक्टेड टीम है। इनके इस तरह के तबसरे पसंद नहीं है और ना इनको करने चाहिए।
मुझे ये बताइए, वो जो इनके बड़े अरस्तू साहब हैं, एहसन इकबाल साहब, उनसे क्या प्लानिंग मिनिस्ट्री नहीं चली थी जब उन्हें इंटीरियर दे दिया था? ख्वाजा आसिफ साहब को से डिफेंस नहीं चली थी जब उन्हें बाद में आखिरी साल जो है वजीर खारजा बना दिया था? तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का अपना इस्तेहकाक है, वो अपनी टीम में जिसको चाहे, जो समझते हैं कि जिम्मेदारी बेहतर निभा सकता है, उसको देते हैं। यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि इनकी परफॉर्मेंस अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों में ठीक नहीं है, चलो दूसरे में जाके टेस्ट करवा लें। वो मोस्ट लाइकली अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों में बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और उससे ज्यादा बेहतर टास्क लेने के मजाज थे, तो उसी हिसाब से दिया। एजाज शाह साहब की तबीयत भी खराब रहती है, मैं अभी उनके 2 भाइयों का ऊपर नीचे 1 महीने के वक्फे से इंतकाल हुआ है, और इंटीरियर एक बहुत फुल टाइम जॉब है, 24/7 आपको ऑन टोज रहना पड़ता है। मुल्क के हालात इस किस्म के हैं, बैरूनी थ्रेट से ज्यादा तो ये अंदरूनी खलफशारी हर वक्त चली हुई होती है। उस हवाले से एक ऐसे शख्स जो इनमें अंदरूनी खलफशार या अंदरूनी सियासी खलफशार, क्या बात, यानी आपकी बात से फिर ये समझें, आपकी बात से फिर ये समझें कि जो ये जो दूसरा फेज है आने वाला हमारी तरफ से तो नहीं, उसके लिए आप लेकर आ रहे हैं इनको, शेख रशीद साहब को। जी मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। असद, मैंने इनकी सबकी बातें सुनी, अब 1-2 तो पीडीएम से ही आपने बुलाए हुए, मुझे जरा 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, मैं पूरी बात का जवाब आपको दे देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह कि शेख साहब एक एक्सपीरियंस आदमी है और वो बेहतर मैनेज कर सकते हैं, और आजम जवाती साहब को भी एक्सपीरियंस है, वो 17 सालों से सेनेट के मेंबर हैं, हर चीज को ऊपर नीचे देखते रहे। एजाज शाह साहब का अपना एक तजर्बा है, तो उनको उसके हिसाब से उनके पास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब या जो भी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठा हुआ, तो उसके पास हम सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और ये उन्हीं का ही डिसीजन है कि वो अपनी पार्टी में या अपनी टीम में, कैबिनेट में किसको क्या देना चाहते हैं। हफीज शेख साहब ने इन्हीं की फैलाया हुआ गंद ऑन रिकॉर्ड जो ये कह के गए थे अपनी जाने से पहले कि जी अगर पाकिस्तान की मईशत IMF के पास नहीं गए प्लान लेने तो चल ही नहीं सकती, और इंश्योर करके गए थे कि यहाँ जो माइंस लगाई हैं वो फटती रहे, इकोनॉमिक माइंस। वो टर्न अराउंड किया, 1 मिनट दीजिएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में किया, ये दूसरा क्वार्टर है कि सरप्लस में आ रहा है। इसके अलावा आप देखें बैरूनी तहसीलात बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, इस वक्त पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बूम में। जी चले, अब मुझे जरा 1 मिनट दे, मैं जरा सवाल थे आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का, आखिरी हिस्सा है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे, मैं सिर्फ जवाब देना चाह रही हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मैंने बाकी सबकी बात सुनी, मैं सिर्फ इतना बता दूं जो इन्होंने कहा कि इलेक्शन अगर एक दम से करवाने पड़े, ये सेक्शन 130 है 2017 का एक्ट इलेक्शन कमीशन का, जो इन्होंने ही बनाया था उस वक्त, ये ज़हन में रख के कि इनको शायद कभी ये मौका नहीं मिलेगा, और PTI क्योंकि बाहर गई थी, उसके मुताबिक आपको ये कोई इस किस्म का बहरान भी नहीं होगा, और 60 दिन होते हैं, वो डिपेंड करता है, आप फेजेस वाइज इलेक्शन करवा सकते हैं। ये इस्तीफे देने वाले बने, अगली बातें हम पे छोड़ दें, कोई बहरान नहीं होगा। चले, ये आप इरशाद साहब की और दूसरी बात ये है, एक चीज और सुन ले, ये नालायकी निकम्मेपन के ताने हमें ना मारे इनके। बिलावल ने आज कहा है कि अभी मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाकर डिस्कशन करूंगा इस्तीफों पे। अब ये इनका जो चांस था ना, वो गोल गोल घूमना शुरू हो गया, इनको पता लग गया कि इस्तीफे निकल गए, तो हमारे लिए तो इससे ज्यादा आइडियल कंडीशन ही कोई नहीं होगी। इनकी मौजूदगी में लेजिस्लेशन नहीं होती, इनके जाते ही हो जाती है। जी मैं तो जी शाह साहब जी बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि शेख रशीद साहब को इसलिए जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री नहीं दी गई कि वो रेलवे नाकाम हो गए। मैं तो समझता हूं ये एलिवेशन है तीनों की, यानी ये जो शेख रशीद साहब को रेलवे की मेरे ख्याल है अच्छी परफॉर्मेंस या ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के खान साहब ने समझाया कि एजाज शाह से बीमार भी हैं, तो मेरा ख्याल है ये एलिवेशन है, ये मैं नहीं समझता कि नाअहली की वजह से। और इसी तरह वो उनको तो आजम सवाती साहब को किस चक्कर में एलिवेशन दी गई है? अगर चले शेख रशीद को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दे रही है, आजम सवाती कैसे रेलवे में? उनके नुक्ता नज़र से देखें, उनके नुक्ता नज़र से वो बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, वरना रेलवे जैसी अहम वजारत जो है एक ऐसे शख्स को क्यों दिया जाती जिसकी कारकर्दगी से इमरान खान मुतमईन ना हो। अल्लाह खैर करे, रेलवे पे अच्छा वक्त आए। रेलवे बड़ा में शेख रशीद साहब ने ML1 का प्रोजेक्ट कंप्लीट, ML1 का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंसेप्चुलाइज हो गया, वो एग्जीक्यूशन के मरहले पे दाखिल हो गया, ये शेख साहब का क्रेडिट है। जी ये भी तो हटा दिया जी। शैला साहब आप कुछ कहने वाले? $1 लाख का देखिए जी शैला साहब। इरशाद साहब से ये कहूंगी कि इलेक्शन वो कराते हैं जो बल्दियाती भी कराने की सलाहियत रखते हैं, और जब KP में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो 27 लोग मरे थे, तो पहले तो बात वहीं आके रुक गई जहाँ की सलाहियत
जो कि नहीं है, नाअहलियत उरूज पे है। अब आ जाती है बात वाली कि भाई जब एक पार्टी इस्तीफे जमा कर रही है तो ये पीडीएम का इख्तियार है कि वो कब इस्तीफा ऑप्शन इस्तेमाल करे। आप तो सिर्फ ये बताइए कि मैंने ये कंफर्म कर दे मुझे, आज मैंने सुना है ये कि आज सेलेक्टेड वजीर आजम साहब जो है वो किसी से नहीं, उन्होंने अपना सेल फोन दूर हटा दिया है कि कहीं वो सारी ट्रोल जो चल रही है, जो उनके इर्शादात ऑन एयर और जलसों में जिसमें वो परवेज मुशर्रफ को बुरा भला कहते रहे और मैं तो चपरासी भी ना लगाऊं, तो पहली दफा तो कोई परेशानी। आप अगर नवाज शरीफ जिसने 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिराई, तीसरी दफा जाके यूसुफ रजा की हुकूमत गिराई, जिसको आप दोनों आपस में गालियां देते थे, उसके साथ आखिर में मुझे बिलाल यासीन साहब वैसे जवाब ये बताइए, मुल्तान आपने कातिल लीग करार दिया था, जिसको जनाब आसिफ अली जरदारी ने कातिल लीग करार दिया था, उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया था, आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था। जी बिलाल यासीन साहब लास्ट मिनट है आपकी मेहरबानी है, मैं आखिरी मिनट में जरा इनको खामोश करवाएं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी इरशाद साहब ने कहा जी कहिए बिलाल यासीन साहब कहिए। अगर पीडीएम में ये चाहती है कि जी हम रिजाइन कर दें तो फिर वो जो 1 करोड़ समथिंग वोट लिए हैं खान के वो किधर जाएंगे। तो मैं बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूँ इरशाद साहब की खिदमत में कि वो जो वोट 1 करोड़ दिए थे ना, 1 करोड़ से प्लस, ये उस वक्त दिए थे कि मैं 100 दिन में पाकिस्तान को नया बना दूंगा, मैं 50 लाख जो है ना वो घर बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरी दूंगा, वो उस चीज के वोट मिले थे। तो आप बात समझे कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो 1 करोड़ 30 लाख वोट लिए थे, वो नवाज शरीफ साहब जेल में थे अपनी बेटी के साथ, पूरे पाकिस्तान जो 1 करोड़। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब, बहुत शुक्रिया शौहब साहबा, शैला साहबा, इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।